Hi friends, in this video we'll study chapter number 4 from the diary of Annie Frank of class 10 first flight NCERT CBSE textbook. दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, पार्ट चौथा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक CBSE की 10वीं कक्षा की टेक्स्ट बुक में से। मेरा नाम कन्हैया पटेल है और मेरी चैनल ज्ञान गुरुवाणी को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो एनी फ्रैंक एक डच गर्ल थी। वहाँ उसका जन्म हुआ और उसको डायरी लिखने की आदत थी। तो उस पर उसकी डायरी में से उसकी मौत के बाद, उसकी एक्सपायरी के बाद एक डायरी मिली उसके फादर को, जिसमें से उन्होंने ये डायरी फिर पब्लिश की। और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में ही दिया हुआ है, तो लेट्स रीड व्हाट इट हैज़ टू से। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen, wherein days after her sister, Margot Frank. तो ऊपर जो ये पिक है वो एनी फ्रैंक का है। 2 साल तक छुपाने के बाद टाइफस नाम की एक बीमारी से एनी फ्रैंक की मौत हो जाती है। ये फ़ोटो उसकी सिस्टर की है, मार्गरेट की, जिसके 2 दिन या कुछ दिन बाद ही एनी फ्रैंक की मौत हो जाती है। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. तो उसके पिताजी को जो बच गए थे लोगों के छुपन छुपाई से और नाजी गवर्नमेंट जो लोगों को मार रही थी, वहाँ से जब एम्स्टरडैम लौटे तो उसके बाद उनको ये डायरी, एनी की डायरी लिखी हुई मिली। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो उनको विश्वास हो गया था कि एक यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इस डायरी को मैं इंग्लिश में पब्लिश करूँगा और उसका नाम रखा था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of the life from 12th June 1942 until the final entry on 1st August 1944. So तकरीबन 2 साल की एंट्रीज इस डायरी में है, क्योंकि 13 साल की उम्र जब एनी फ्रैंक की हुई तब जाके उसको ये डायरी दी गई थी एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज डच में एनी ने ये डायरी लिखी थी और उसमें से बहुत सारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया था, जो वर्ल्ड की बहुत प्रसिद्ध बुक्स में से एक बनी। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on this diary. So इस डायरी के आधार पर मूवीज़, थिएटर्स, ओपेरा भी बनाया गया है इस डायरी में लिखी हुई कहानियों के आधार पर। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of the daily life under Nazi occupation. तो नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी के दबदबे के अंदर एक व्यक्ति, एक छोटी बच्ची, मेच्योर लाइफ और इनसाइट माइंड, उसके कैसे थॉटफुल माइंड है, वो हमको पता चल जाता है इस डायरी को पढ़ने के बाद। Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो जो होलोकॉस्ट विक्टिम्स थे, जो इस नाजी गवर्नमेंट के हिटलर के ज़माने पर जो तकलीफ़ें चल रही थी, उसके जो विक्टिम्स थे, उसके जो सहन करने वाले लोग थे, उसमें से एक प्रसिद्ध नाम, रिनाउंड नाम बन गया था और लोग उसके बारे में बहुत डिस्कस कर रहे थे। तो इस छोटी सी बच्ची ने अपने लाइफ की छोटी छोटी बातें कितने मेच्योरली लिखी है इस डायरी में, वो पढ़ने लायक है। सो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ से अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। राइटिंग अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on, neither I or anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. तो वो कहती है कि डायरी लिखना एक अजीब बात है, एक अजीब एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी व्यक्ति के लिए, खास करके वो व्यक्ति जो एक 13 साल की स्कूल जाती हुई बच्ची की डायरी पढ़ेगा। तो बोलती है कि म्यूजिंग मतलब अजीब अजीब बातें, 13 साल की बच्ची क्या क्या बातें लिखेगी, तो वो किसको इंटरेस्टिंग लगेगी, वो ये सोचती है जब वो डायरी लिखना शुरू कर रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द मैच्योरिटी लेवल ऑफ एन हैज़ एट द एज ऑफ 13। तो 13 साल की उम्र पर जब वो डायरी लिखना भी शुरू कर रही है यानी, तो उसको ये पता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में भी वो सोच रही है।
Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kind of things off my chest. तो बोलती है कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने सोचा है कि मैं लिखने वाली हूँ और मेरे मन के ख्याल जितने भी हैं वो मैं सारे इस डायरी में लिखने वाली हूँ। दैट्स अ रीज़न शी सेज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो मेरे मन में जितने भी विचार हैं सारे इसमें परो दूँगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ऐसी एक कहावत है। I thought of this saying on one of those days when was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. So ये उन दिनों के बात है जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि पेपर को ज़्यादा पेशेंस है इंसानों से, क्योंकि वो मानती है कि इंसान कोई आपकी बात बोलोगे तो अपने मन में नहीं रख सकेगा, जबकि आप कोई बात डायरी में लिख दो तो वो वहीं के वहीं रहेगी। सो इतनी अंडरस्टैंडिंग एनी की है। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो कहती है कि हाँ, जब मैं वैसी वैसी सोच रही थी, ब्रूडिंग मतलब सोच रही थी, कि तब मैंने तय किया कि यस पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों को कुछ चीज़ बताने से। तो तब मैंने तय किया कि मैं इस वो नोटबुक को जिसका एक बैक बहुत ही थिक है, कवर बहुत ही थिक है, उसको ग्रैंडली बोलती है क्योंकि उसको अभिमान है, प्राउडनेस है, बिकॉज वो डायरी लिखना शुरू कर रही है कि हाँ मुझे एक रियल फ्रेंड जब तक अच्छा नहीं मिलता था तब तक प्रॉबेबली मैं ये डायरी लिखना शुरू कर दूँगी। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it way more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. And I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल हुम आई कॉल्ड फ्रेंड्स। तो वो कहती है कि डायरी लिखने का मुख्य कारण क्या होता है, जैसे बाकी लोग कहते हैं कि दोस्त नहीं हैं, तो ऐसे मेरे केस में नहीं है। अपने थॉट्स क्लियर करते हुए कहती है कि लोग शायद ये भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि मेरे पास क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। मेरे पास एक 16 साल की सिस्टर है, ये उसकी सिस्टर की पिक है। एक फैमिली है जो बहुत लविंग है, लविंग पेरेंट्स है, और उसके पास बहुत कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जिसको वो फ्रेंड्स कह सकती है। फैमिली मेम्बर्स और बाकी सब लोग मिलकर 30 ऐसे पीपल हैं जिसको वो फ्रेंड कह सकती है। I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. तो वो कहती है कि मेरे पास एक अच्छी प्यारी सी फैमिली है, कुछ आंटीज़ है जो मुझसे बहुत लाड दुलार करती हैं, घर भी है। तो ऊपर ऊपर से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड के अलावा सब कुछ है। All I think about when I am with friends is about having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो कहती है कि मुझे दोस्तों के साथ रहती हूँ तो बाकी बच्चों की तरह ही सब कुछ बातें करना पसंद है, लेकिन ख़ास बातें मैं वहाँ शेयर नहीं करती हूँ। शायद यहाँ हमको एनी फ्रैंक का इंट्रोवर्ट नेचर पता चलता है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में रहते हैं, अकेले में ईजीली से बाकी सभी लोग के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते हैं। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. तो यहाँ एनी कहती है कि जैसे मैं हूँ वैसी हूँ, और ये चेंज जल्दी से आसानी से हो नहीं सकता है, और आसानी से उन स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मैं घुल मिलती नहीं हूँ। शायद ये मेरी गलती है, लेकिन इसके बारे में कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा वो कहती है। दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी अ फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट दिस फ्रेंड किटी। तो इसका इमेज बदलने के लिए वो डायरी लिखने की आदत लोगों को जो होती है, जो डेली बेस पे अंदर डायरी में रोज़ लिखते रहते हैं, वैसा मुझे इमेज क्रिएट नहीं करना है। मैं इस डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड रखने वाली हूँ, और जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ बात करते हो वैसे ही एनी तय करती है कि मैं इस डायरी के साथ भी बातें करने वाली हूँ, और वो आगे जाके वो डायरी को नाम भी देती है किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो कहती है मुझे उतना पसंद नहीं है कि मैं अपने बारे में बताऊँ, लेकिन मेरी स्टोरीज किटी के बारे में जाननी है तो मैं एक ब्रीफ स्टोरी अपने बारे में बता देती हूँ।
My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो कहते हैं कि मेरे पिताजी जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति है, सबसे लाड दुलार वाले व्यक्ति है, वो जब 36 के थे तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी और मेरी माँ तब तक 25 साल की थी. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. तो मेरी सिस्टर का जन्म जर्मनी में हुआ था 1926 में और मैं 12 जून 1929 को मेरा भी जन्म हुआ था. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. तो मैं जब तक 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में बड़ी हुई. फिर 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड में इमिग्रेट हो गए थे. इमिग्रेट होना मतलब वहाँ कायम के लिए शिफ्ट हो जाना. माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर व्हाइल मैग्रेट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद द ग्रैंड मदर. तो बोलती है कि मेरे पिताजी जब हॉलैंड गए उसी साल सितंबर में भी मेरी मम्मी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक भी चली गई थी पिताजी के पास हॉलैंड में और मेरी सिस्टर और मुझे दादी माँ के पास एचेन में भेज दिया गया था. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was flung down on the table as a birthday present for Margaret. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले उसके पापा गए, फिर मम्मी गई, फिर मार्गरेट भी दिसंबर में गई हॉलैंड में और फिर मैं फरवरी में गई. तो ये वो लोग जो भागते छुपते फिर रहे थे उसके वजह से उनको ये छुप छुप कर जाना पड़ रहा था. तो एक एक करके जा रहे हैं और मैं जब गई तो मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट मार्गरेट को उसके टेबल पर रख दिया गया था कि ये लो आपका बर्थडे प्रेजेंट है करके. I started right away at Montessori Nursing School. I stayed there until I was 6 at the time which I started to first form. So she says that मैं जैसे वहीं पहुंची मुझे मॉन्टेसरी स्कूल में डाल दिया गया था. मैं वहीं रही जब तक 6 साल की थी और 6 साल की जब हुई तब मुझे फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया था. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupris, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो कहते हैं कि 6 साल की जब मैं हुई तब मेरी 6 स्टैंडर्ड में जब मैं आई तब मेरी हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस कुपरस और जब हम डिपार्ट हो रहे थे वहाँ से फेयरवेल ले रहे थे तब हम दोनों बहुत फूट कर रोए भी थे. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had an operation. So my birthday passed with a little celebration. Grandma died in January 1942. So 1941 में ग्रैंडमा की कुछ ऑपरेशन हुई. फिर उसी वजह से मेरा बर्थडे भी इतने ज़ोर शोर से सेलिब्रेट नहीं हुआ. लेकिन जनवरी 1942 में फिर एनी फ्रैंक की दादी माँ भी एक्सपायर हो जाती है. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. तो वो लोग कहती है कि मैं जितना प्यार करती हूँ वो और कोई नहीं जानता. तो 1942 में जब मेरा बर्थडे था तब मेरे केक के बाजू में ग्रैंडमा के भी एक छोटी सी कैंडल उनकी याद में रखी गई थी. The four of us are still doing well, and that's bring me to the present date on 20th June 1942 and the solemn dedication to my diary. तो कहती है कि बाकी हम चारों मैं मेरी सिस्टर मम्मी पापा अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है. तो आज मैं अब इस डेट पे आती हूँ 20 जून जब मैं मेरा पूरा डेडिकेशन मेरी दोस्ती डायरी के साथ लिखना चालू कर रही हूँ. सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी. तो 20 जून 1942 में सैटरडे के दिन जब ये डायरी लिखना चालू करती है एनी, तो अपनी किटी को जब वो लिखना चालू करती है डायरी पे तो ऐसे लिख रही है जैसे वो अपने मित्र को लेटर लिख रही है. Our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो हमारा पूरा क्लास इसी बातों में व्यस्त है कि आने वाली मीटिंग जब आ रही है तब टीचर्स डिसाइड करने वाले हैं कौन नेक्स्ट फॉर्म में मतलब कौन नेक्स्ट फॉर्म में पास होगा नेक्स्ट ग्रेड में और कौन लोगों को फेल करके पीछे रखा जाएगा. हाफ ऑफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. तो आधा क्लास वहाँ शर्तें लगा रहा है कि तुम पास होगे मैं पास होंगे. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो जीएन इसकी जो फ्रेंड है एनी की और एनी दोनों पूरे दिन हंसते रहते हैं क्योंकि उनके पीछे जो लड़के बैठे हैं सीएन एंड जेकिस उन्होंने अपने हॉलीडेज़ में बचत किए हुए पैसे पूरे शर्त पर लगा दिए हैं. फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. तो सुबह से लेकर रात तक क्लास में यही चल रहा है कि आप पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ, हाँ आप हो गए, नहीं मैं नहीं होऊंगा. तो यही बातें वहाँ चल रही थी.
Even G's pleading glances and my angry outbursts couldn't calm them down. तो बहुत बार उस नज़र से जी ने देखा कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बंद हो जाओ, मैंने बहुत बार गुस्से से देखा आप बंद हो जाओ, तब भी ये दोनों बंद नहीं हुए, पूरे दिन भर अपनी शर्तें लगा ही रहे थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो 1942 में भी यानी कि यही सोच है कि टीचर्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यानी कि खुद की सोच है कि 1/4 ऑफ द क्लास मतलब 25% जितने भी बच्चे उसमें से 25% बच्चों को तो पास करना ही नहीं चाहिए, उनको पीछे रखना चाहिए. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट. तो वो कहती है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड्स मतलब वो लड़कियां जो मेरी फ्रेंड है उनके साथ मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि हम लोग पास हो जाएंगे, विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. तो सिर्फ मैथ्स के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. एनीवेज ऑल वी कैन डू इज़ टू वेट अंटिल देन विल कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट. तो तब तक हम आशा रखते हैं, होप्स रखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट गणित में मुझे तकलीफ़ है, तो बाकी सब तो राह देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट आता है. लेट्स सी, ऐसा यानी सोचती हैं. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. तो मेरा हर किसी टीचर के साथ अच्छी तरह बनता है. उसमें 7 आदमी हैं, 2 वुमेन हैं और मेरा रैपो उनके साथ अच्छा है. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk too much. तो टीचर्स के साथ तो रैपो अच्छा ही था, लेकिन मिस्टर कीजिंग के साथ मेरा रैपो अच्छा नहीं था क्योंकि वो मुझसे चिढ़ जाते थे क्योंकि मैं क्लास में बातें बहुत किया करती थी. After several warnings, he assigned me an extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about it? तो काफ़ी वार्निंग्स के बाद एंड ऑफ डे उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया होमवर्क में पनिशमेंट की तरह पर लिखने के लिए, और उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब है वो व्यक्ति जो बहुत बोलता रहता है और बंद ही नहीं होता है. फिर वो सोचती है कि चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है. I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो मैंने बोला चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे. तो टॉपिक अपनी नोटबुक में लिख देती है और फिर अंदर एक बैग में रख देती है. दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. तो उस दिन जब मैंने घर पर जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया, तब अचानक से वो नोट मेरी आंखों के आगे से गुजरी, कॉट माई आई. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. तो पेन को मुंह में दबाते हुए मैं उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि मैं इस पर क्या लिखूँ. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखकर बड़े बड़े स्पेस छोड़कर पेज भर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये तरकीब थी कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश करूं जहां से सबको पता चले कि बातें करना सबका हक है और उसकी बहुत ज़रूरत है, हर किसी को बातें करनी ही चाहिए. I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो मैंने सोचा और फिर मेरे पास एक आइडिया आया. फिर मैंने 3 पेजेस भर के वो असाइनमेंट लिखा और बहुत ही संतुष्टता हुई मुझे. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट that I could never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I do if she did not more, and that's not much you can do about inherited traits. तो वहाँ उन्होंने मुद्दे पेश किए कि ट्रेट है ये, उनकी एक नैतिक जवाबदारी है कि हमको बातें करनी ही चाहिए, लेकिन मैं ट्राई करूँगी जितना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उतना मैं ट्राई करूँगी, बट इसका कोई इलाज नहीं है. किसी व्यक्ति का कोई अगर आदत है, कोई अगर उसकी हैबिट है, उसके बारे में कोई इलाज नहीं है. खास करके मेरी माँ जो मुझसे ज़्यादा बोलती है, अगर कम नहीं तो मेरे जितना तो बोलती ही है, और जो चीज़ हमको इनहेरिटेड ट्रेड मतलब अपने दादा मम्मी पापा से जो चीज़ विरासत में मिली हो, तो ये चीज़ मुझे विरासत में मिली है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी. ऐसे वो मुद्दे पॉइंट्स अपने असाइनमेंट में लिखती है. The Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मैंने जो ऐसे लिखा था वो ऐसे पढ़कर, मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर कीसिंग बहुत खुश हो गए, ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लग गए. लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जब चल रहा था तब मैंने अपनी बातें चालू रखी तो वो गुस्सा हो गया और फिर उन्होंने मुझे दूसरा असाइनमेंट दे दिया कि भाई अब और एक ऐसे लिख के लाइए.
This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Casing and Nadine to complain about for 2 whole lessons. तो दूसरी बार मुझे ऐसे दिया गया एन इनकॉरिगेबल चैटरबॉक्स, मतलब जिसका कोई रिपेयर नहीं हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनकरेक्टेबल। तो वैसा मैंने वापस असाइनमेंट लिख के मिस्टर कीसिंग को दे दिया और फिर आने वाले 2 लेसन तक वो कोई कंप्लेंट नहीं कर सके। तो यहाँ एनी करती है कि यहाँ 2 लेसन तक मैंने भी प्रयास किया कि मैं चुप रहूँ। However, during the 3rd lesson, he finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो वो कहती है कि दूसरे लेसन के एंड तक ठीक था, तीसरे लेसन पर कंटाल के वो जोर से बोले, एंटनी फ्रैंक, अब आपको शिक्षा दी जाती है कि आप क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इस नाम का आप ऐसे लिख के लाइए। तो क्वैक 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 हम जानते हैं एक बतख को बोलने की आदत है, जैसे वो बैक क्वैक करता है वैसे ही आप उस पर एक ऐसे लिख के लाइए। द क्लास रोड, आई हैड to laugh too, though I nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. तो बोलती है कि पूरा क्लास हंसा, मुझे भी हंसना ही पड़ा, लेकिन मेरे जितने भी आइडियाज़ थे, जेन्युइन आइडियाज़ थे, सारे एग्जॉस्ट हो गए थे, सारे निकल गए थे मेरे दिमाग में से। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। तो अब वो सोचती है, एनी सोचती है कि अब कुछ नया और ओरिजिनल लाना पड़ेगा। माई फ्रेंड सेन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड मी हेल्प to write the essay from beginning to the end in verse and I jumped with joy. तो मेरा मित्र है क्लास में सेन, वो कविता अच्छी लिखता है, तो उसने बोला कि हम अच्छा वर्स लिखेंगे, एक कविता का प्रकार होता है। तो मैं खुशी से उछलने लगी कि चलो इस बार मैं एक कविता लिखूंगी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. तो मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे एक स्टूपिड से सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने सोचा नहीं, ये मैं जोक उन पर रखूँगी ताकि सब लोग उन पर हंस। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 black baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. तो मैंने पोएम लिखना ख़त्म कर दिया। एक ब्यूटीफुल पोएम थी जहाँ एक मदर डक और एक फादर स्वान अपने 3 बेबी डकलिंग्स के साथ रहते हैं, और एंड में 3 बेबी डकलिंग्स को, 3 बतख के जो बच्चे होते हैं उनको फादर डक चोंच मार के काट के उनको मार देता है, क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत करते हैं। Luckily, Mr. Keesing took the joke in the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and the several other classes as well. तो वो कहते हैं कि मिस्टर कीसिंग को ये जोक समझ में आया, उन्होंने सही तरीके से इस जोक को लिया, पूरे क्लास ने हंसा, उन्होंने अपने कमेंट्स भी उस पोएम पे लिखे, उस कविता पे लिखे कमेंट पे, और सब लोग ने उसका मज़े भी उठाए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उस दिन से आज तक मुझे ये अनुमति दी गई है कि आप बातें करो थोड़ा जेन्युइनली, और मुझे उसके लिए कोई असाइनमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया है, कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीजिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। तो उसके विपरीत मिस्टर कीजिंग आजकल बहुत ही हंसी मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ अ स्लाइट एडेप्टेशन। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर जैसे हमने बताया था डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में से लिया गया है। दोस्तों, हम में से बहुतों को आदत होती है डायरी लिखने की, तो यहाँ हमको एक दूसरा तरीका मिलेगा हमको कैसे हमारे थॉट्स अपनी डायरी में शेयर करने चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, नहीं तो आप वीडियो फिर से प्ले कर जाइएगा। थैंक्स दोस्तों। बाकी वीडियोस की तरह भी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम अपना बहुत समय निकाल कर आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल ज्ञान गुरु वाणी को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि दूसरे बच्चों को इसका लाभ मिले। थैंक यू, बाय।